So, hey everyone, hope you are doing extremely well. So, once again, welcome back to our channel. और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सीपीयू शेड्यूलिंग, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। हम इस प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ेंगे, हर एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो यार, ये लेक्चर की सीरीज है, ये आपके लिए प्लेसमेंट्स और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आता है, उसके अंदर काम आ रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं यार, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। सो यार, सीपीयू शेड्यूलिंग। सबसे पहले सीपीयू शेड्यूलिंग का काम क्या है? देखो, सीपीयू शेड्यूलिंग हमारे इसलिए काम किए जाते हैं ताकि कोई भी जो प्रोसेस है मेरे पास, उसको मैं सीपीयू में शेड्यूल कर सकूं। ठीक है, सीपीयू के अंदर कोई भी एक प्रोसेस मेरे पास है जो भी रेडी स्टेट में है। तुम लोगों ने रेडी वगैरह पढ़ा होगा, रेडी वेट। ठीक है, जो रेडी है, रेडी स्टेट में है, अगली एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के अंदर उसको मैं शेड्यूल करता हूं और उसके लिए मेरे पास कई सारी एल्गोरिथम्स होती है जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर यूज होती है। उसी को मैं सीपीयू शेड्यूलिंग बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई। सो मेनली क्या होता है, देखो मेनली हमारा काम है इसके अंदर टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस। व्हाट आई से, मेक अ सिलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, ठीक है भैया। अगर मैं गोल की बात करूं, देखो अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो मेरे को क्या करना होता है, गोल होता है मेरा मिनिमाइज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। हम आगे चल के इसी लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि ये वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, तब जाके तुमको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, और क्या करना है, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ठीक है, जिसको मैं थ्रूपुट भी बोलूंगा। ठीक है, फेयरनेस एंड इंटरेक्टिविटी। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई क्या काम है सीपीयू शेड्यूल का। मेनली मतलब क्या है कि मैं जो भी प्रोसेस है मेरे पास अभी रेडी स्टेट में, उसको मैं सीपीयू के अंदर किस तरीके शेड्यूल करूं ताकि मेरे सीपीयू का है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, जिस विद विथ मिनिमम वेट टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। समझ आ गई डेफिनेशन? ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो, सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है मेरी। एक होती है मेरी नॉन प्रीएम्प्टिव और एक होती है प्रीएम्प्टिव। अब भैया, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स होती है मेरी कि कोई भी अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक प्रोसेस है, ठीक है, उसको मैं अगर सीपीयू के अंदर ऑलरेडी रन कर रही है तो मैं उसको फोर्सफुली सीपीयू से बाहर नहीं ला सकता। क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं क्या कि वंस अ प्रोसेस इज शेड्यूल्ड इन सीपीयू, देन इट कैनॉट बी फोर्सफुली टेकन आउट ऑफ सीपीयू। मतलब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी प्रोसेस जो भी मेरे पास सीपीयू के अंदर ऑलरेडी शेड्यूल्ड है आगे रन करने के लिए, उसको मैं फोर्सफुली, ये फोर्सफुली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही मेरे को प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में मेन डिफरेंस लाएगा। फोर्सफुली मैं सीपीयू के अंदर से बाहर नहीं ला सकता। बात समझ आ गई? ठीक है भैया। अब प्रीएम्प्टिव क्या होगा? देखो, प्रीएम्प्टिव ये होता है कि कोई भी प्रोसेस जो मेरी सीपीयू के अंदर ऑलरेडी रन कर रही है, उसको मैं फोर्सफुली उसके बाहर ला सकता हूं, उसको मैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स बोलता हूं। ठीक है, सो मैंने बोला क्या, मैं बोल रहा हूं कि अ रनिंग प्रोसेस कैन बी टेकन आउट ऑफ द सीपीयू फोर्सफुली। ठीक है, इतनी डेफिनेशन समझ आई, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव। ठीक है भैया। अब कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा ताकि हम जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं सब एक एक करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारी डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास आते हैं क्या, अराइवल टाइम। भैया, अराइवल टाइम क्या होता है? देखो, अराइवल टाइम वो टाइम होता है जिसपे कोई भी मेरा प्रोसेस सीपीयू के ऊपर अराइव करता है। कोई भी प्रोसेस अराइव करता है उसको मैं अराइवल टाइम बोलूंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिख ही लेते हैं साथ साथ। ठीक है, तुम्हारे नोट्स ही बनते चलेंगे। सो है ये क्या,
टाइम एट विच प्रोसेस अराइव्स इज कॉल्ड अराइवल टाइम। ठीक है, अब बर्स्ट टाइम और सर्विस टाइम ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कोई भी प्रोसेस है वो सीपीयू के ऊपर कितने टाइम के लिए रन कर रही होती है उसको मैं बर्स्ट टाइम या सर्विस टाइम बोलता हूं। क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस रन्स ऑन सीपीयू इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है। अब अब क्या आता है? अब आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम वो है कि अमाउंट ऑफ टाइम जो कोई भी प्रोसेस सीपीयू के ऊपर रेडी स्टेट में वेट कर रहा होता है, रेडी स्टेट में अभी वेट कर रहा होता है शेड्यूल होने के लिए। ठीक है, सो मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो बेसिकली ये है अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेस वेट्स इन रेडी स्टेट। ठीक है, ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम इन विच प्रोसेस कंप्लीट्स, कि कोई भी प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है उसको मैं कंप्लीशन टाइम बोलूंगा। ठीक है, सो इसको मैं बोल सकता हूं टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स, उसको मैं कंप्लीशन टाइम। ठीक, ठीक है भैया। अब आती है बारी क्या? टर्न अराउंड टाइम। देखो, टर्न अराउंड टाइम बेसिकली वो होता है कि अमाउंट ऑफ टाइम कोई भी एक प्रोसेस स्पेंड करता है फ्रॉम अराइवल, आने के टाइम तक, से लेके कंप्लीशन टाइम तक। क्या बोला मैंने? कोई भी अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड्स ऑन द सीपीयू फ्रॉम इट्स अराइवल टू इट्स कंप्लीशन। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड्स फ्रॉम अराइवल टू कंप्लीशन। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है भैया। अब कुछ फॉर्मूले हैं मेरे पास, देखो, जो तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यही पूछा जाता है। देखो, अगर टर्न अराउंड टाइम की बात करूं, टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, ये याद रखना कि कंप्लीशन टाइम में से जो सी टी, यहाँ पे देखो ये इसको सी टी से रिप्रेजेंट किया मैंने, इसका और अराइवल टाइम का डिफरेंस होता है टर्न अराउंड टाइम। बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने बोला टर्न अराउंड टाइम क्या टाइम होता है? फ्रॉम कोई भी प्रोसेस आने से लेके कंप्लीशन तक का टाइम, उस अमाउंट ऑफ टाइम को मैं टर्न अराउंड टाइम बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है भैया। अब एक और चीज, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या बोला मैंने? वेटिंग टाइम है अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेस वेट्स इन इट्स रेडी स्टेट, उसको मैं वेटिंग टाइम बोलता हूं। ठीक है, अब वो क्या होता है वेटिंग टाइम? वेटिंग टाइम बेसिकली मेरा होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम मेरा ये था और बर्स्ट टाइम ये था। आई होप इतनी बात समझ आ गई। ठीक है भैया। अब शेड्यूलिंग लेंथ। बेसिकली शेड्यूलिंग लेंथ क्या होता है? शेड्यूलिंग लेंथ मेरा होता है मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम, ठीक है, माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। क्या बोला मैंने? मैंने बोला मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम, इसको मैं शेड्यूलिंग लेंथ बोलता हूं। और थ्रूपुट क्या होता है? देखो, थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड अपॉन में शेड्यूलिंग लेंथ, उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं थ्रूपुट बोलूंगा। क्या बोला मैंने? इसको डेफिनेशन को इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड अपॉन में शेड्यूलिंग लेंथ। ठीक है, तो ये थी मेरी सारी डेफिनेशन। आई होप तुमको सारी डेफिनेशन समझ आ गई।
क्या बोला मैंने? सबसे पहले कोई भी एक अराइवल टाइम क्या होता है कि जब कोई प्रोसेस अराइव करती है कितने टाइम पे, उसको मैं अराइवल टाइम बोलूँगा। बर्स्ट टाइम क्या होता है कि कितने टाइम के लिए कोई भी प्रोसेस सीपीयू पे रन कर रही होती है, उसको मैं बर्स्ट टाइम बोलूँगा। वेटिंग टाइम की अमाउंट ऑफ टाइम कोई भी एक प्रोसेस वेट कर रही होती है रेडी स्टेट पे सीपीयू में एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। देन मैंने बोला कंप्लीशन टाइम कि कितने टाइम में कोई भी प्रोसेस कंप्लीट कर रही है अपना प्रोसेस, ठीक है। देन टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कोई भी प्रोसेस कितने टाइम स्पेंड कर रही है फ्रॉम अराइवल टू इट्स कंप्लीशन, एंड शेड्यूलिंग लेंथ मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम, और थ्रूपुट कितने नंबर ऑफ प्रोसेस पर यूनिट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आई होप इतनी बात समझ आ गई। मैंने तुमको सारी सारी बेसिक टर्म्स भी बता दी कि बेसिक टर्म्स क्या होती है, और ये बता दी, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा से देखते कि कितने टाइप के हम एल्गोरिथम इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ टाइप्स की मेरी एल्गोरिथम्स हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जिसके अंदर मैं अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊं तो देखो, ये FCFS से एक इंपॉर्टेंट होती है, SJF, SRTF, प्रायोरिटी बेस्ड, राउंड रॉबिन। ये 4 या 5 सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम की बात करो, प्लेसमेंट वगैरह की बात करो, ये चारों जो पांचों हैं ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। सो यार देखो, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करें, कितने टाइप्स की है? बेसिकली 8 टाइप्स की होती है, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे और भी टाइप्स की होती है लेकिन हमारे कोर्स के अंदर बेसिकली इतने हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है FCFS। FCFS का मतलब क्या है? देखो, FCFS का मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो भी पहली प्रोसेस आ रही है उसको मैं शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। देन आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF बोलता हूं जिसको मैं, ठीक है, ठीक है भैया। देन उसके बाद आता है क्या? देन उसके बाद आता है SRTF, इसका ही बड़ा भाई शॉर्ट SJF का, जो कि है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। आई होप इतनी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है, ठीक है। अब आता है HRRN, जो कि आता है क्या? इसकी फुल फॉर्म बताता हूं, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ये HRRN है। देन आता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, देन मल्टी लेवल शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग, ठीक है। सो ये कुछ टाइप्स के हैं एल्गोरिथम्स हैं जो हमको पढ़ने होंगे, ठीक है। आज के पढ़ने वाले भैया, आज हम बेसिकली सबसे पहले टाइप का अपना एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। देन अगले लेक्चर के अंदर SJF और SRTF डिस्कस कर रहे होंगे। देखो, वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है लेकिन हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक है, और सारी के सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। बेकार में अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी क्योंकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होता है उस चीज़ से, ठीक है। सो ठीक है यार, अभी तक एक बार वापस देख लो कि अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। बेसिकली अपन ने डिस्कस किया कि CPU शेड्यूलिंग का गोल क्या होता है, और दो टाइप्स की प्रोसेस होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव, एक प्रीएम्प्टिव, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होती है कि कोई भी प्रोसेस को मैं फोर्सफुली CPU से नहीं निकाल सकता, और प्रीएम्प्टिव को फोर्सफुली CPU से निकाल सकता हूँ। कुछ टर्म्स पढ़ी, ठीक है, वो तुम देख लेना। देन ये टाइप्स की एल्गोरिथम है जिसके अंदर सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं FCFS, ठीक है। सो FC लेट्स अस बिगिन फर्स्ट और टर्म जो कि है FCFS, ठीक है। सो यार सबसे पहला हमारा आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नाम से पता क्या चल रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सबसे पहले आओ शेड्यूल हो जाओ। मतलब अगर मैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो बेसिकली ये है कि प्रोसेस विच हैव मिनिमम अराइवल टाइम दैट विल शेड्यूल फर्स्ट, कि जिसका भी सबसे कम मेरे पास अराइवल टाइम होता है उसको मैं सबसे पहले अपना CPU के अंदर शेड्यूल कर दूंगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला विच एवर प्रोसेस हैज मिनिमम अराइवल टाइम शेड्यूल फर्स्ट, और अगर कोई भी प्रोसेस है जिनका अराइवल टाइम सेम होता है
देन मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस की आईडी चेक करता हूँ, जिसकी प्रोसेस की आईडी कम है मैं पहले उसको शेड्यूल कर दूँ। ठीक है, टाई ब्रेकर अगर मैं बोलूँ, सो टाई ब्रेकर क्या होता है? टाई ब्रेकर है मेरा मिनिमम प्रोसेस आईडी फर्स्ट, मिनिमम प्रोसेस आईडी फर्स्ट। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात। अब टाइप ऑफ एल्गोरिथम मैंने बताया दो टाइप की होती है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव, एक प्रीएम्प्टिव। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कौन से टाइप की एल्गोरिथम आती है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिकली मेरी नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिथम है। इसका मतलब कोई भी अगर प्रोसेस मेरी सीपीयू में शेड्यूल्ड है तो मैं उसको फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है, ठीक है भैया, बात समझ आ गई। अब यार क्या करें, समझे, सीधे क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, धीरे सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब आ रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, बेसिकली मेरे को क्या दिया हुआ है, एक प्रोसेस दिया हुआ है, उसका अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, चार प्रोसेस दिए, इसके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिए। अब मेरे को क्या क्या करना है, मेरे को इसमें कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है कि करके क्या, सबसे पहले कंप्लीशन टाइम, देन एवरेज टर्न अराउंड टाइम, देन एवरेज वेटिंग टाइम, देन शेड्यूलिंग लेंथ एंड थ्रूपुट। एक तरह सब कुछ ही कैलकुलेट करना है जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी जितने भी प्रोसेस में आगे पढ़ाने वालों एल्गोरिथम, इसके लिए तुमको एक चीज कंस्ट्रक्ट करने की हमेशा जरूरत पड़ेगी। वो क्या होता है? वो होता है मेरा गैंट चार्ट। ठीक है, अगर देखो, अगर तुमने सही सही गैंट चार्ट तुमने बना लिया, किसी भी एल्गोरिथम की बात करो, चाहे वो FCFS हो, SJF हो, SRTF हो, या कोई भी हो, अगर तुमने गैंट चार्ट सही सही बना लिया तो मतलब मान लो तुम्हारा 70% काम सही हो चुका है, उसके आगे बस बेसिक कैलकुलेशन ही बची है तुम्हारी कैलकुलेट करने की। ठीक है, अब गैंट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारा जो है जितने भी चीजें हैं तुम्हें साफ साफ चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे। देखो बेसिकली क्या होता है गैंट चार्ट, अगर मैं बोलूँ, देखो देखो गैंट चार्ट क्या होता है बेसिकली, देखो गैंट चार्ट देखो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब एक एक करके मैं प्रोसेस को इसके अंदर शेड्यूल करूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो प्रोसेस जिसकी सबसे कम अराइवल टाइम है वो सबसे पहले FCFS के केस में शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भैया। इस केस के अंदर अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, सबसे कम अराइवल टाइम क्या है? 0, और 0 पे तो सबका ही सेम है। ठीक है, अब FCFS क्या बोलते हैं कि जो पहले आ रहा है उसको पहले शेड्यूल कर दो। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या आ रहा है? यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस मेरा P1 आ रहा है, तो मैं P1 को क्या कर दूंगा, P1 को सीधे से यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, अब P1 कितने टाइम के लिए मेरे पास रह रहा है? P1 मेरा बर्स्ट टाइम 29 के लिए रह रहा है। ठीक है, यहाँ पर CPU के अंदर 29 बर्स्ट टाइम तक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देन अगला कौन सा प्रोसेस आ रहा है? अगला प्रोसेस मेरे पास आ रहा है P2। ठीक है, और P2 कितने टाइम के लिए रह रहा है? P2 बेसिकली मेरा 16 टाइम और के लिए आ रहा है, यानी 29 प्लस 16, 29, 39, 45। ठीक है, ठीक है भैया। देन उसके बाद अगला कौन सा आ रहा है? अगला P3 आ रहा है, मैं P3 को शेड्यूल कर दूंगा। P3 कितने टाइम के लिए मेरे पास रह रहा है? P3 बेसिकली मेरा 6 टाइम के लिए और रह रहा है, जो कि है इसी में 6 और ऐड कर दूंगा, 51। ठीक है, ठीक है भैया। अब देन लास्ट एक प्रोसेस बचा जो कि है P4, और P4 कितने टाइम के लिए रह रहा है? P4 बेसिकली मेरा 4 टाइम के लिए और रह रहा है, जो कि हो जाएगा 55। ठीक है, बात समझ आ गई। ये था, मैंने सारे प्रोसेस को शेड्यूल कर दिए, और मेरा गैंट चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ आ गई। अब मेरे को क्या करना है, एक एक करके सबका कंप्लीशन टाइम सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, इसी में आगे ऐड कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम अगर मैं P1 का बोलूँ, P1 कितने टाइम में खत्म हो रहा है? मेरा P1 29 सेकंड्स पर ही खत्म हो रहा है, तो दूसरे पॉइंट से दिखा देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है? देन P2 कितने टाइम में खत्म हो रहा है? P2 मेरा यहाँ पे देखो 45 सेकंड्स पे यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं P2 45 लिख देता हूँ। देन P3 मेरा 51 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, P3 को मैंने 51 लिख दिया, एंड देन लास्ट P4 55 सेकंड्स पे खत्म हो रहा है। ये है मेरा कंप्लीशन टाइम। P1 का आया कंप्लीशन टाइम 29,
सेकेंड्स, P2 का आया 45 सेकेंड्स, P3 का आया 51 सेकेंड्स और P4 का आया 55 सेकेंड्स। बात समझ आ गई? अब मैंने क्या बनाया, मैंने बोला था ना गैंट चार्ट मेरा काफ़ी काम आने वाला है। देखो मैंने गैंट चार्ट बनाया, एक एक प्रोसेस को शेड्यूल करा, मैंने जैसे जैसे प्रोसेस शेड्यूल करा मेरा कंप्लीशन टाइम ऑटोमेटिकली निकल गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेरे 70% काम हो चुके हैं, अब 30% काम बचे। 30% काम क्या है? मेनली मेरे को टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और ये शेड्यूलिंग, ये सब निकाल, ये भी आसानी है। ठीक है, जो कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, देखो तुमको याद हो मैं टर्न अराउंड टाइम को तुमको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जल्दी बताओ देख के। टर्न अराउंड टाइम होता है मेरा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए। टर्न अराउंड टाइम मेरा क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम यहाँ पे क्या है 29 और अराइवल टाइम क्या है 0, तो 29 माइनस 0 29, देन 45 माइनस 0 45, देन 51 माइनस 0 51, देन 55 माइनस 0 55, ये मेरा आ गया टर्न अराउंड टाइम। एंड देन मेरे को क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। ठीक है, सो वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। अब वेटिंग टाइम मैंने क्या बोला था, वेटिंग टाइम होता है मेरा क्या, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये बेसिक फॉर्मूले जो तुमको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। सो वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या है 29, बर्स्ट टाइम क्या है 29 यानी 0, 45 माइनस 16 45, 35 29। ठीक है, देन 51 माइनस 6 45 एंड देन 55 माइनस 4 55। सो ये मेरा क्या आ गया, ये वेटिंग टाइम आ गया हर एक प्रोसेस का। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो लेकिन मेरे को ये तो नहीं दिखाया कि मेरे को टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम। मेरे को क्वेश्चन में निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, सो एवरेज कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, अगर मैं सम करूं तो देखो क्या आएगा, 29 प्लस 45 प्लस 51 प्लस 55 अपॉन प्रोसेसेस कितने, 4। तो अगर इसको कैलकुलेट करें सो मेरा कुछ इस टाइप का कुछ आएगा, तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पास आंसर आ रहा है टर्न अराउंड टाइम और 29 प्लस 45 प्लस 51 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 4, यानी एवरेज टर्न अराउंड टाइम मेरा आ रहा है 45। ठीक है, देन वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम कितना है, 0 प्लस 29 प्लस 45 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 4 जो कि 31.25। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ आ गई तुमको। ठीक है, सो देखो मैंने क्या बोला, अपन ने क्या क्या निकाल लिया, अपन ने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया हर एक प्रोसेस का, अपन ने टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लिया, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी हर एक प्रोसेस का निकाल चुके हैं। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई अभी तक। देन मुझे क्या निकालना है, देन मेरे को निकालना है शेड्यूलिंग लेंथ। अब शेड्यूलिंग लेंथ का फॉर्मूला याद करो, शेड्यूलिंग लेंथ क्या होता था, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। यहां पे मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है गैंट चार्ट में, देखो देखो मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम जो कि मेरा आ रहा है, अगर मैं गैंट चार्ट के अंदर देखूं वो आ रहा है मेरा 55। ठीक है, सो 55 कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, और मिनिमम अराइवल टाइम 0, तो शेड्यूलिंग लेंथ क्या आ गई 55 सेकेंड। ठीक है, अब थ्रूपुट। अब थ्रूपुट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस मेरी यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ प्रोसेस मेरी यहाँ पर है 4 और शेड्यूलिंग लेंथ कितनी है, शेड्यूलिंग लेंथ 55 आई। ठीक है, तो थ्रूपुट मेरा आ रहा है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको तो मेरा थ्रूपुट आएगा 4 डिवाइडेड बाई 55 जो कि आ रहा है 0.072, 0.072। ठीक है, बात समझ आ गई। एक बार वापस देख लेते हैं सब चीज को। देखो
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मेरे पास 4 प्रोसेसेस दी थी, मेरे को उसके अराइवल टाइम दिए थे, उसके बर्स्ट टाइम दिया था, मेरे को उसका एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालना था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, शेड्यूलिंग टाइम और थ्रूपुट निकालना था। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या बताया? मैंने तुमको बताया कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा होने वाला है क्या? गैंट चार्ट बनाना। गैंट चार्ट बनाना आ गया हमको। हमने क्या बोला कि जिसका सबसे कम अराइवल टाइम है उसको सबसे पहले शेड्यूल कर दो। ठीक है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग, यानी उसके बाद जो भी प्रोसेस आ रहा है उसको एक एक करके शेड्यूल करते जाओ। ठीक है, वो हमने करा, और उसके बाद जो भी बर्स्ट टाइम आ रहा है उसको हमने उसी के अकॉर्डिंग वहां पे ऐड ऑन करते गए, और उसी के जब बना लिया गैंट चार्ट तो हमारे पास सबका एक एक करके कंप्लीशन टाइम आ गया। देन हमने टर्न अराउंड टाइम निकाले। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम फॉर्मूला लगा के, और उसका एवरेज निकाल लिया। देन वेटिंग टाइम भी निकाल लिया। वेटिंग टाइम क्या? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करके निकाल लिया। देन एवरेज, देन शेड्यूलिंग टाइम, हमको फॉर्मूला पता ही है, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम, एंड थ्रूपुट क्या था? नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड अपॉन अपॉन में शेड्यूलिंग लेंथ। आई होप इतनी बातें समझ आ गई तुमको। ठीक है, अगर नहीं आई एक बार वापस देखो चीजों को, सारी चीजें समझ आ गई। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ गई तो अगले क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्या? ये मेरे को अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, सब एक प्रोसेस का। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब मेरे को क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? अब इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली मैं अगर तुमको बोलूँ, इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इसमें क्या करना, तुम यहाँ पे मेरे को एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल के दिखा देना। ठीक है, तो तुम पहले वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो वीडियो ओपन करो और देन आप सोल्यूशन देखो। ठीक है, सो आई होप तुमको क्वेश्चन ट्राई करा होगा। ठीक है, सो ट्राई करा होगा तो तुमने गैंट चार्ट कुछ इस तरह का बनाया होगा क्या? अगर मैं गैंट चार्ट बनाने की ट्राई करूं तो देखो, मेरा गैंट चार्ट कुछ इस टाइप का बनेगा। सबसे पहला प्रोसेस है जीरो पे। जीरो पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है मेरा? सिर्फ P1 आ रहा है। ठीक है, सो मैं P1 को शेड्यूल कर दूंगा। अब P1 कितने टाइम के लिए यहाँ पे सीपीयू के अंदर रन कर रहा है? P1 मेरा 5 सेकंड के लिए रन कर रहा है, जो कि मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। देन उसके बाद आते हैं, देन उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है? देखो, अब 5 सेकंड तक में कौन कौन से प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके होंगे मेरे? P2 भी मेरे एग्जीक्यूट कर चुका होगा, P3 भी एग्जीक्यूट कर चुका होगा, P4 भी एग्जीक्यूट कर चुका होगा, और P5 भी एग्जीक्यूट कर चुका होगा अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो एक एक अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या कहता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहता है कि जो पहला प्रोसेस आ रहा है उसको तुम सीपीयू पर शेड्यूल कर दो। ठीक है, पहला प्रोसेस P1 आया, उसको मैंने 5 टाइम के लिए शेड्यूल कर दिया। देन अगला आता है, अगला क्या आता है? P2। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1 सेकेंड, इसको मैं सीपीयू पे शेड्यूल कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्या? P3। P3 कितने टाइम के लिए रह रहे हैं? 2 बर्स्ट टाइम के लिए, इसको मैं 8, इसको यहाँ पे शेड्यूल कर देता हूँ 8 सेकेंड के लिए। देन P4 कितने टाइम के लिए रह रहे हैं? 4। ठीक है, तो भी 12 सेकेंड के लिए आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन आते हैं P5 कितने टाइम के लिए रह रहे हैं? बर्स्ट टाइम 5। ठीक है, तो P5 5 जो कि 17। ठीक है, सो इतनी बात समझ आ गई तुमको? आई कि नहीं आई? ये मेरा क्या बन चुका है? गैंट चार्ट। आई होप तुम जिन्होंने जिन्होंने ट्राई किया होगा उनका भी एग्जैक्टली सेम गैंट चार्ट बन रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं बना तो एक बार वापस अपने गैंट चार्ट को चेक करो और वापस ट्राई करो। ठीक है, सो ये मेरा बर्स्ट टाइम आ गया। अब अगर मैं कंप्लीशन टाइम बोलूँ एक एक हर एक प्रोसेस का, तो हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या आ रहा है? P1 की बात करूँ, P1 का कंप्लीशन टाइम 5 आ रहा है, P2 का कंप्लीशन टाइम 6 आ रहा है, P3 का आ रहा है 8, P4 का आ रहा है क्या? 12, और P5 का आ रहा है 17। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया कंप्लीशन टाइम। ठीक है भैया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा? अगर मैं वेटिंग, सबसे पहले टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है? 5, 5 माइनस 0 5, अगले के 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 2 6, 12 माइनस 3 9, 17 माइनस 4 30। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब अगर मैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात नहीं करूं तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ जाएगा? 5 + 5 + 6 + 9 + 13 डिवाइडेड बाय
5, ठीक है। सो अगर मैं कैलकुलेट करें तो टर्न अराउंड टाइम मेरा आया है 10 प्लस 15 प्लस 13 डिवाइडेड बाय कितने प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, 7.6, ठीक है। और आई होप जिन्होंने ट्राई किया उनका भी यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेशन एरर हो तो यार चेक कर लेना अपनी साइड से। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन एरर हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उसको सही कर दूंगा, ठीक है। और अगर तुम्हारी कैलकुलेशन एरर है तो तुम यहाँ से चेक कर लो अपना आंसर, ठीक है। ठीक है भैया, अब बारी आती है वेटिंग टाइम, ठीक है। अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे? वेटिंग टाइम होता था मेरा टर्न अराउंड टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे क्या है? 5, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 4 5 और 13 माइनस 5 8। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालने, एवरेज क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21। प्रोसेसेस कितनी है? 5 है, तो अराउंड 4.25 समथिंग आ जाएगा, बट स्टिल कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 डिवाइडेड बाई 5, 4.2 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो यही है मेरा आंसर। मेरे को एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था, एवरेज वेटिंग टाइम मेरा आया 4.2, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना था, वो मेरा आया 7.6। आई होप बातें समझ आ गई तुमको, ठीक है। एक बार वापस देख लो। क्वेश्चन था, प्रोसेसेस गिवन थे, अराइवल टाइम गिवन था, बस टाइम था। हमने क्या टर्न सबसे पहले गैंट चार्ट बनाया, कुछ इस टाइप का बना। देन कंप्लीशन टाइम तुम्हें निकालना ही होगा। टर्न अराउंड टाइम क्या था? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, उस फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया, और वेटिंग टाइम भी हमने वैसे निकाल लिया। आई होप इतनी बातें समझ आ गई। अगर इतनी बातें समझ आ गई तो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक बार वापस देख लो इसको, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सो ये है मेरा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना, एक बार ट्राई कर लो फिर भी, वीडियो पॉज करके। आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन का क्या करना है? इस क्वेश्चन के अंदर भी मेरे को एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट, सबसे पहले जिन्होंने गैंट चार्ट बनाया होगा तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आ रही होगी, मेरे को लगता तो है। क्या कि हम अभी तक देखो, अभी तक हमने जितने भी गैंट चार्ट बनाए हैं, देखो सारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट हुआ ये वाले गैंट चार्ट। अगर मैं इस गैंट चार्ट की बात करूँ, ये भी जीरो से स्टार्ट हुआ है कि नहीं? हाँ भैया। बट भैया यहाँ पर तो हमारे पास जीरो टाइम पर कोई प्रोसेस अराइव ही नहीं हुई है। तुम ध्यान से नोटिस करो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो टाइम पे एक प्रोसेस मेरी P1 अराइव कर चुकी थी, इसलिए मैंने उसको शेड्यूल कर दिया था, है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो सारी की सारी प्रोसेसेस मेरी अराइव हो चुकी थी, इसलिए मैंने एक कर करके उसको शेड्यूल कर दिया था, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ पर तो मेरा कोई प्रोसेस जीरो अराइवल टाइम पे आई ही नहीं है, तो मैं शेड्यूल किसको करूँ, है ना। तो उस टाइम के लिए मेरा मेरा पास जो सीपीयू था वो क्या होगा? उस टाइम के लिए जो भी मेरे पास सीपीयू था वो आइडल रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम के लिए मैं सीपीयू को यहाँ पे आइडल रख दूंगा, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए आइडल रहेगा? देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस जो मेरा अराइव कर रहा है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस जो मेरा अराइव कर रहा है वो मेरा है 1 सेकेंड पे, और वो कौन सा प्रोसेस है? P5। तो मेरा सीपीयू 1 सेकेंड तक आइडल रहेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो 1 सेकेंड पर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड पे मैं किसको शेड्यूल कर देता हूँ? यहाँ पे 1 सेकेंड पर मैं P5 को शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है। बात समझ आई? सबसे पहले टाइम में मैंने क्या शेड्यूल करा? P5 को, ठीक है। ठीक है भैया। देन अब P5 जो कितने टाइम के लिए रह रहे हैं सीपीयू के अंदर रन कर रहे हैं? 2 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है। अब 3 सेकेंड पर मेरा कौन से प्रोसेस आ रहा है? ध्यान से देखो, 3 सेकेंड में मेरा P4 आ रहा है, तो मैं P4 को शेड्यूल करूंगा, ठीक है। अब P4 कितने टाइम के लिए रह रहा है? P4 भी मेरा 1 सेकेंड के लिए रह रहा है, ठीक है। 4। अब 1 सेकेंड तुम एक चीज नोटिस करोगे कि भाई 4 अराइवल टाइम पे तो कोई, मतलब 4 सेकेंड पर तो कोई मेरा प्रोसेस अराइव ही नहीं कर रहा, है ना। तो 1 सेकेंड के मैं क्या बोल सकता हूँ, सीपीयू मेरा उस टाइम के लिए आइडल रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है भैया।
अब CPU वंस अगेन मेरा क्या है, आइडल। अब कितने टाइम के लिए आइडल है, अगला प्रोसेस 4 सेकंड पर नहीं आया, ठीक है, तो अगले से प्रोसेस कितने कौन से सेकंड पर आ रहा है, P1 आ रहा है मेरा कितने पर, 5 सेकंड पर। तो मैं P1 को अगला शेड्यूल करूंगा 5 सेकंड पर, ठीक है, और कितने टाइम के लिए रह रहा है CPU के अंदर, 4 सेकंड के लिए, ठीक है, 9। समझ आई बातें, ठीक है। अब देखो 9 सेकंड पर कौन कौन से प्रोसेस आ गए मेरे पास, 9 सेकंड मेरे पास P3 भी आ गया, P2 भी आ चुका है, देन P6 भी आ चुके हैं, सारे प्रोसेस आ चुके हैं। अब हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप CPU एकदम सही से रन कर पाएगा, ठीक है, करके अब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ रहा है उसको सीधे से शेड्यूल कर दो। सबसे पहला प्रोसेस P1 ये 9 सेकंड के लिए आया, देन अगला आ रहा है P3 कितने सेकंड के लिए, P3 आ रहा है छठे सेकंड पर, जो कि कितने टाइम के लिए रह रहा है, 12 सेकंड के लिए। देन उसके बाद कौन सा आ रहा है, देन 7 पे P6 आ रहा है, P6 कितने सेकंड के लिए रह रहा है, P6 मेरा 7 सेकंड के लिए रह रहा है, ठीक है, 19। देन लास्टली कौन सा बचा, P2 आ रहा है, P2 कितने सेकंड के लिए रह रहा है, 2 सेकंड के लिए 21। तो ये बन गया मेरा गैंट चार्ट। अगर किसी का भी एक अगर गैंट चार्ट सही बना तो यार हैट्स ऑफ टू, तुमने काफ़ी कंसेप्ट अच्छे से सीखा है, ठीक है, और जिनका नहीं बना डोंट वरी यार, ये चीज़ हमको कंसेप्ट सीखना ही था, ठीक है, कि अगर मेरे पास अराइवल टाइम गिवन नहीं होता तो उस केस के अंदर क्या होता है यार, CPU कैसे वर्क करता है। तो तुमने नोटिस करी कि अगर मेरा उस टाइम पे CPU जब अगर कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ तो उस टाइम पे मेरा क्या होता है, CPU आइडल रहता है, ठीक है, तो वहीं पे मैंने आइडल यहाँ पे ऐसे इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है भैया, ये बात भी हमको समझ आ गई, ठीक है। सब एक एक करके कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। सो कंप्लीशन टाइम क्या आ रहा है, कंप्लीशन टाइम सबसे पहले P1 का देखते हैं, P1 कितने सेकंड पे खत्म हो रहा है, 9 सेकंड पे खत्म हो रहा है, देखो यहाँ पर, तो मैं 9 लिख देता हूँ इसका। देन P2 कितने सेकंड पे खत्म हो रहा है, P2 खत्म हो रहा है मेरा 21 सेकंड पर, है ना, ठीक है भैया। देन P3 देखो, P3 मेरा 12 सेकंड पे खत्म हो रहा है ना, ठीक है भैया। देन P4 कितने सेकंड पे खत्म हो रहा है, P4 तो मेरा 4 सेकंड पर ही खत्म हो गया, है ना, ठीक है भैया। देन P5 कितने सेकंड पे खत्म हो रहा है, P5 हो रहा है मेरा 3 सेकंड पे खत्म, ठीक है। एंड देन P6 कितना सेकंड पे खत्म हो रहा है, P6 मेरा 19 सेकंड्स पे खत्म हो रहा है। P6 मेरा इतने सेकंड्स पे खत्म हो रहा है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ आ गई। देन उसके बाद तो सेम ही यार, थ्रूपुट और वेटिंग टाइम, तुम पहले ट्राई कर लो इसको, लेकिन मैं कैलकुलेटर को भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ, टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है, 9 माइनस 5 4, 21 माइनस 8 13, 12 माइनस 6 6, 4 माइनस 3 1, ठीक है। देन ये था मेरा 3 माइनस 1 2, 19 माइनस 7 12, ठीक है। अब वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम मेरा होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 2 11, 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 12 माइनस 7 5। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। अगर मैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करूं, सो इन सबको ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ इन सब का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो कि आएगा मेरा 38/6, जो कि 0.33, ठीक है। और वेटिंग टाइम आएगा टोटल कितना आएगा, 19/6, जो कि आएगा 3.167। आई होप सारी बात समझ आ गई। एक बार वन सेकेंड एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली अपन ने लास्ट क्वेश्चन तक जितने भी देख रहे थे, हमने देखा कि जो भी प्रोसेसेस थी उस 0 सेकेंड्स पे अराइव हो जा रही थी CPU पे, ठीक है, तो मैं उसे डायरेक्टली शेड्यूल कर देता। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 0 सेकेंड के ऊपर कोई भी प्रोसेस अभी तक CPU के ऊपर अराइव किया ही नहीं है। अगर अराइव नहीं किया तो मैं क्या करता था, CPU उस टाइम के लिए आइडल रहेगा। कब तक आइडल रहेगा, कि अगला प्रोसेस कब आएगा उस टाइम तक के लिए आइडल रहेगा। अब अगला प्रोसेस कितने टाइम पर आ रहा है, अगला प्रोसेस मेरा इस क्वेश्चन के अंदर 1 सेकंड पर आ रहा है, तो 1 सेकंड तक ये आइडल रहा CPU, और उसको मैंने 1 सेकंड पर शेड्यूल कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद 4 सेकंड पे भी हमने देखा कि 4 सेकंड तक पे कोई CPU पे अराइव ही नहीं करा प्रोसेस, तो वंस अगेन वो प्रोसेस आइडल रहेगा उस टाइम के लिए। आइडल रहेगा कब तक,
जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस नहीं अराइव हो जाती। और नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हुआ 5 सेकंड के लिए, देन मैंने उसको शेड्यूल कर दिया एंड देन सिंपल, जैसे हमने आगे ऊपर कंसेप्ट पढ़े थे, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा था। आई होप सारी बातें समझ आ गई तुमको। ठीक है, एक बार वन सेकेंड देख लो। ये कुछ 3 क्वेश्चन थे, मैंने तुमको बताया। ठीक है, सबसे पहले एकदम आसान क्वेश्चन था, सेकेंड भी ठीक था। ठीक है, अब इसके अंदर FCFS के अंदर एक दिक्कत आती है कि प्रोसेस है, हम फर्स्ट सबसे पहले नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप के हम पहले निकाल नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी चीज एक ही करके प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या भैया, देखो, अगर मेरा जो FCFS है, FCFS एक चीज से सफर करता है, वो होता है मेरा कॉनवे इफेक्ट। अब कॉनवे इफेक्ट क्या होता है भैया, देखो रीड करते हैं। इफ अ हैवी बिग प्रोसेस is scheduled first, then it delays all other process execution significantly. Hence, performance slows down. क्या बोला मैंने, अगर कोई भी एक बड़ा प्रोसेस मेरा पहले शेड्यूल हो जा रहा है, तो वो बाकी के बाकी जितने प्रोसेस है जो का स्मॉल एग्जीक्यूशन टाइम है, उनको वेट करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर तुम क्वेश्चन की बात करो तो ध्यान से देखो। अब ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो तुम देखना, सबसे बड़ा प्रोसेस यहाँ पर 29 सेकंड के लिए आ गया। अब देखो 29 सेकंड के लिए यार वेट कर रहे हैं, बाकी जो छोटे छोटे प्रोसेस है वो इतने ज्यादा टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, है कि नहीं। इसकी वजह से क्या होता है यार, इसकी वजह से बेसिकली मेरा हो ये रहा है कि जो परफॉर्मेंस है सीपीयू का, वो स्लो डाउन हो जा रहा है, मतलब काफी टाइम लग रहा है सीपीयू को एग्जीक्यूशन में। हम तो चाहते हैं कि यार सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कम हो, लेकिन इसके अंदर कम हो रहा है, लेकिन उतने बेटर ये नहीं है FCFS। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है भैया, ये बात हमको समझ आ चुकी है। तो अगर मैं बात करूं तो यार देखो, हम जितनी भी एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, चाहे वो SJF SRTF हो, सब में कॉन्वे इफेक्ट नहीं होता। बस जो होता है FCFS ही सफर करता है, ओनली FCFS विल सफर फ्रॉम कॉन्वे इफेक्ट। बाकी कोई भी एल्गोरिथम मेरी सफर नहीं करती है कॉन्वे इफेक्ट से। ठीक है, ठीक है भैया। अब अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो यार एडवांटेज तो है इसके भी। क्या, इजी टू इम्प्लीमेंट है, सबसे पहला प्रोसेस आ रहा है, शेड्यूल कर दो और कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, और स्टारवेशन नहीं है। अब स्टारवेशन क्या होता है, देखो स्टारवेशन क्या होता है, इनफाइनाइट ब्लॉकिंग या वेटिंग टाइम। कोई भी प्रोसेस इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट कर रही है, उसको मैं स्टारवेशन बोलता हूँ। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन होता है बेसिकली इनडेफिनेट ब्लॉकिंग और वेटिंग टाइम। ठीक है, या फिर अगर सिंपल टर्म से बोलूं तो प्रोसेस वेटिंग फॉर सीपीयू इन इनडेफिनेट टाइम, हमेशा के लिए वेट करती ही रहेगी किसी प्रोसेस के अंदर। तो वो तो नहीं होने वाली, इसके अंदर सारी की सारी प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। क्या, कि कोई प्रोसेस प्रीएम्पशन नहीं हो सकता, नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप के एल्गोरिथम है कि कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको मैं फोर्सफुली सीपीयू में से बाहर नहीं निकाल सकता, ये डेफिनेशन दी। और कॉन्वे इफेक्ट तो मेरा प्रोसेस को स्लो बना ही रहा है। आई होप तुमको FCFS का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर समझ आ गया, ठीक है, सो एक ये क्वेश्चन है, इसमें इसको ट्राई करना, इसमें तुमको एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये दोनों निकालना। ठीक है, और जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना मेरे को, मैं उसको वहीं पे वेरीफाई कर। ठीक है, सो एक बार वन सेकेंड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप की एल्गोरिथम पढ़ी जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS। सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस का मिनिमम अराइवल टाइम होता है उसको शेड्यूल कर दो, और टाइप ब्रेकर क्या है, कौन सी प्रोसेस की सबसे कम आईडी उसको पहले शेड्यूल, नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की होती है। ठीक है, उसके बाद में तुमको पता है बनाया सिखाया गैंट चार्ट, गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम बनाना आगे, अगर ये बनाना सीख गए 70% काम तुम्हारा वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन करे हमने, आई होप तुमको समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था।
इसको तुम वापस एक बार देख लेना, ठीक है। और कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। और हमने फिर देखा कि यार FCFS कॉन्वेक्सिव इफेक्ट से सफ़र करता है कि कोई प्रोसेस, बड़ी प्रोसेस सीपीयू में शेड्यूल कर दी तो वो बाकी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देखे एंड देन ये होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप तुमको आज के लेक्चर समझ आया है, ठीक है। अगर नहीं आया तो वंस अगेन सारे कंसेप्ट एक एक करके कम स्पीड पे देखना, ठीक है। मे बी मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया, लेकिन तुम एक स्लो स्पीड पे देखना, हर एक चीज़ तुमको समझ आ जाएगी। मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो यार कमेंट सेक्शन में लिखना, कोई एक डाउट आए तुमको, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, आसान है, तुम्हारे सारे कंसेप्ट इसमें पता चल जाएंगे तुमको कितने क्लियर हुए हैं कंसेप्ट अपने, ठीक है। सो ठीक है यार, इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो,